वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 8वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया है। इस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं। सरकार ने किसानों, मिडिल क्लास और देश के युवाओं का बजट में खासा ध्यान रखा। आइए जानते हैं कि इस बार बजट में 10 कौन-कौन से बड़े ऐलान किए गए हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के इस दूसरे बजट में आयकरदाताओं को बड़ी राहत मिली है। संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि अब 12 लाख की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नई टैक्स व्यवस्था के तहत ये बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि पहले 7 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता था। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपये ही रखा गया है। अब 24 लाख की आय पर 30% टैक्स लगेगा। वहीं 75,000 रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिलेगी। साथ ही 15-20 लाख की आय पर 20% टैक्स लगेगा। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और इसका असर बजट में भी देखने को मिला। केंद्र सरकार में बीजेपी की बड़ी सहयोगी जेडीयू को खुश करने के लिए बजट में काफी कुछ देखने को मिला। इस बजट में बिहार के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। सबसे पहले वित्त मंत्री ने बजट में बिहार के मखाना को लेकर बड़ा ऐलान किया। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। इससे बिहार के लोगों को ज्यादा फायदा होगा। बजट में ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिहार की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य में 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। ये नए एयरपोर्ट पटना एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार के अतिरिक्त होंगे। बजट में ऐलान किया गया है कि आईआईटी की क्षमता बढ़ाई गई है। इसके साथ ही आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा। बजट में ऐलान किया गया कि पूर्वोदय योजना के तहत बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट बनाया जाएगा। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार अगले हफ्ते नया आयकर विधेयक पेश करेगी, जो पहले भरोसा करो, बाद में जांच करो की अवधारणा को आगे बढ़ाएगा। जानकारी के मुताबिक इस विधेयक में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा। बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 सालों में सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए कई सुधार लागू किए हैं। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 36 जीवन रक्षक दवाओं पर शुल्क कर पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% की जाएगी। ऐसे में अब इन दवाओं के दाम कम हो जाएंगे। बजट में सरकार ने ऐलान किया कि अगले वित्त वर्ष 2025-26 में 200 कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पिछले कुछ सालों में कैंसर के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसे देखते हुए अब सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। अगले वित्त वर्ष में सरकार की ओर से 200 कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अगले 3 साल में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की सुविधा उपलब्ध कराएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में उड़ान योजना को और विस्तार देने का ऐलान किया। अब ये योजना 120 नए गंतव्यों को जोड़कर आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को और सुविधाजनक बनाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अब तक 1.5 करोड़ से अधिक यात्रियों को तेज और किफायती हवाई यात्रा का लाभ मिला है। उड़ान योजना के जरिए 88 हवाई अड्डों और 698 मार्गों को जोड़ा गया है। इसके और विस्तार में अगले 10 सालों में 4 करोड़ लोगों को यात्रा की सुविधा देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही पहाड़ी और पूर्वोत्तर इलाकों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों के विकास पर भी जोर दिया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत सरकार किसानों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को सशक्त बनाएगी। ये योजना किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने और खेती को लाभदायक बनाने पर केंद्रित है। इस योजना के तहत किसानों को मुफ्त में बीज, खाद, कृषि उपकरण और तकनीकी सहायता मुहैया कराई जाएगी। लगातार 8वां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा।
पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए सरकार 50 पर्यटन स्थलों का विकास करेगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिक पर्यटन के साथ साथ चिकित्सा पर्यटन पर भी ध्यान दिया जाएगा। सरकार चुनिंदा देशों के लिए ई वीजा सुविधाओं के साथ साथ वीजा शुल्क में छूट की योजना बना रही है। पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करना इंडियन होटल्स कंपनी EIH लिमिटेड, लेमन ट्री होटल्स, रॉयल ऑर्किड होटल्स, जुनिपर होटल्स जैसी होटल कंपनियों के साथ साथ VIP इंडस्ट्रीज और सफारी इंडस्ट्रीज जैसी लगेज कंपनियों के लिए सकारात्मक है। निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भी कुछ बड़े ऐलान किए हैं। बजट 2025 में घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अगले साल तक मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 सीटें जोड़ी जाएंगी। इसके साथ ही आने वाले 5 सालों में 75,000 और मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी। फिलहाल देश के मेडिकल कॉलेजों में कुल 1,12,112 MBBS सीटें हैं। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जल जीवन मिशन का विस्तार करने का ऐलान किया है। बजट में कहा गया है कि PM आवास योजना के तहत 1 लाख अधूरे घरों को पूरा किया जाएगा। बजट में भारतीय खिलौनों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया। बजट में ऐलान किया गया कि नेशनल एक्शन प्लान के आधार पर खिलौना सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका लक्ष्य भारत को खिलौनों के लिए ग्लोबल हब के तौर पर विकसित करना है और इसके लिए क्लस्टर, स्किल और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित करने पर फोकस किया जाएगा। इससे मेड इन इंडिया ब्रांड के तहत टिकाऊ खिलौने तैयार किए जाएंगे। क्या बिहार सरकार का बजट था कि भारत सरकार का बजट था? अगर सिर्फ एक प्रदेश का नाम आपने वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में लिया है, तो इसलिए जब आप सारे देश का जो विकास है वो अपनी बैसाखियों को सुदृढ़ करने के लिए ताक पे लगा देते हैं, तो ये प्रश्न पैदा होता है कि क्या ये बिहार सरकार का बजट था कि भारत सरकार का बजट? लेकिन मिडिल क्लास को तो जो मिला था, एक उम्मीद की जा रही थी, वो मिला है। ऐसा है कि उसको देखना पड़ेगा। कुछ घोषणाएं की है वित्त मंत्री ने, उन घोषणाओं का कितना ज़मीन पे असर पड़ता है वो उसको स्टडी करके ही पता लगेगा। वही पुराना बजट है जो पिछले 10 सालों से हम सुनते आ रहे हैं, जहां पर शब्दों के अलावा न गरीब को कुछ मिलता है, न किसान को कुछ मिलता है, न मध्यम वर्ग को कुछ मिलता है। विभिन्न टैक्स के जो प्रपोजल्स आते हैं, नतीजे आते हैं, वो सिर्फ बड़े बड़े कंपनियों के मालिकों को फायदा दिलाता है। और आज भी यही है, बार बार सिर्फ किसानों और मध्यम वर्ग सिर्फ शब्दों के लिए ही। टैक्स में बार बार रिस्ट्रक्चरिंग पहले भी हुआ, लेकिन मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं मिली। GST जिस प्रकार से GST, कभी इस पे GST, कभी उस पे GST। तो आज भी मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में जितने भी बजट है, सबसे कमजोर बजट इस साल का बजट रहा है, एकदम नॉन इवेंट। दिस बजट इज अ नॉन इवेंट। सर, लेकिन 12 लाख तक जो छूट दी है कमाई, इसको बड़ी राहत देखिए, कोई इस पे कोई साफ उन्होंने कोई डिटेल्स नहीं दिए हैं। सारे उन्होंने कहा बाद में विवरण है। सरकार का ये एक पुराना खेल है कि वो दिखाते एक है और जब आप बारीकी में जाते हैं तो देखते हैं कि इसमें कोई फायदा नहीं है। यही मंत्रालय के हैं, तो चूंकि आप मंत्री हैं इसीलिए आपने अपने गृह राज्य में कई गिफ्ट दिए इस बजट में या दिलवाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक सहयोगी दल होने के नाते हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा। जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था, देश के आर्थिक ढांचे को मजबूती देने वाला ये बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का इसमें जिक्र किया गया, अलग अलग क्षेत्र का इसमें ध्यान रखा गया। मैं मानता हूं अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम करने वाला ये बजट है, गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करने वाला ये बजट है। बट हाँ, एक बिहारी होने के नाते मुझे ज्यादा खुशी है जिस तरीके से इस बजट में बिहार को मद्देनजर रखते हुए विकसित बिहार की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने का इसमें जिक्र किया गया। एयरपोर्ट एक्सपेंशन की बात हो, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का इसमें जिक्र किया गया है। यहाँ पर हम लोगों का IIT में एक्सपेंशन का जिक्र किया गया। कोसी
जिसकी त्रासदी को हर बिहारी ने झेला है, उसके समाधान का जिक्र किया गया। और साथ ही में मेरे मंत्रालय से जुड़ा हुआ विषय निफ्टम की मांग हम लोग लंबे समय से कर रहे थे। मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती कि मेरे मंत्री बनने के बाद निफ्टम मेरे ही गृह राज्य में खुलने जा रहा है, बिहार में। और साथ ही में मखाना, सबसे ज़्यादा उत्पादन मखाना का बिहार में ही होता है, उसको लेकर बोर्ड के गठन का इसमें जिक्र किया गया, जो पुनः हमारे मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इन तमाम विषयों को लेकर एक बिहारी होने के बजट को लेकर, चाहे अधोसंरचना हो, चाहे इनोवेशन हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, यूरिया से लेके एक चाहे बीज की बात हो, चाहे नदियों को जोड़ने की बात हो, हर एक विषय पर पूर्ण रूप से अध्ययन करके एक नया मानचित्र तय किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको इतनी बड़ी राहत दी गई है, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। और हर एक ब्रैकेट में आप देखोगे तो करीब 40 से 25% की राहत हाई इनकम टैक्स पेयर के लिए तक भी दिया गया है। तो ये एक कॉम्पोजिट बजट है, एक बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा, और एक ऐसा बजट है जो भारत को केवल आत्मनिर्भर नहीं लेकिन भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। सर, जो केंद्र सरकार ने आज बजट पेश किया है, आम नागरिक होने के नाते आप किस नज़रिया से इसको देख रहे हैं? आज जो भारत सरकार ने लोकसभा में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश किया है, अत्यंत सराहनीय है। इसमें सभी सेक्टरों का ध्यान दिया गया है, बुजुर्गों के लिए, बीमार व्यक्तियों के लिए, किसानों के लिए, और सर्विस सेक्टर में जो कर्मचारी हैं या जो भी हैं जिसकी आय जो है 12 लाख रुपए या उससे अधिक है, 12 लाख तक की आय को कर मुक्त कर दिया गया है। ये अत्यंत सराहनीय है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जोर दिया गया है, परंतु इसके साथ ही भारत सरकार को इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए। भारत सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग का गठन किया है, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी, और भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों को उसके अनुसार वेतन वृद्धि होकर वेतन मिलने लगेगा। इसी भांति इस देश में जो है करोड़ों युवा वर्ग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, 12-12 घंटे काम कर रहा है, आज भी उनकी 12, 14, 15 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है। इसके लिए भी भारत सरकार को एक आयोग का गठन करना चाहिए और उनके लिए वेतन निर्धारित करना चाहिए, और उस वो वेतन मिल भी सके, नियोक्ता उस दायरे में आए। अगर ऐसे नियोक्ता उस नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनके लिए कड़े प्रावधान भी किए जाएं, जिससे खुशहाली आए देश में। खाली जो एक सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा देने से
सरकारी ही कर्मचारी जो है ना, वो नहीं है, इंसान नहीं है। प्राइवेट सेक्टरों में जो करोड़ों लाखों लोग काम कर रहे हैं वो भी इंसान है। उनकी और भी भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए, जो कि नहीं दिया जाता, ये गलत है। तो माननीय मोदी जी से मेरा निवेदन है, उनके बारे में भी सोचना चाहिए, सहानुभूतिपूर्वक सोचना चाहिए। अध्यक्ष जी, जो जिस प्रकार का केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है, किस नज़रिए से आप देख रहे हैं, कितना अच्छा बजट है? केंद्र सरकार के बजट जो है पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं निरंतर, और वही इसमें देखने को आ रहा है। जो आम आदमी है उसको कोई राहत दी नहीं गई है। आम आदमी सोच रहा था कि पेट्रोल डीजल में इस बार पैसा कम होगा, लेकिन वहीं की जस का तस है। तो जिस तरह से जो बजट आज आया है और जिस तरह से आज ग्वालियर में लाइट पोल है, कई लोग बजट पूरा देख भी नहीं पाए। सुबह से जो है आज लाइट गायब है, और जो अब हम लोग मोबाइल पर देख रहे हैं, उस जो प्रतिक्रिया आ रही हैं उसके हिसाब से ये आम आदमियों का बजट नहीं है, ये पूंजीपतियों का और उद्योगपतियों का बजट है। भाई साहब, जो केंद्र सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है, मोदी सरकार द्वारा, उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं, क्या है? देखिए, मोदी सरकार द्वारा जो ये बजट प्रस्तुत किया गया है अपने 33वें टर्म में, जनता के हितैषी बजट है ये। इसमें सभी वर्ग के लोगों को राहत दी गई, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे जो भी हो। इनकम टैक्स पेयर को स्लैब की है, एक अच्छी स्लैब है। इसमें आज तक कभी सोचा भी नहीं था किसी ने 12 लाख की स्लैब हो जाएगी। तो मैं तो समझता हूँ चारों तरफ से बजट अच्छा है। बीजेपी पार्टी को, मोदी सरकार को बहुत बहुत बधाई। लेकिन कांग्रेस कह रही है बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है। विरोध तो विरोधी करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब आपके अनुसार बजट जनता के लिए कर है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए, ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।